कांच की रानी बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में स्थित एक विशाल समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सर्वग्राम। वहां के राजा धीरवर्मा अपने न्याय, धर्म और परोपकार के लिए पूरे भारत में विख्यात थे। वे आर्षि मुनियों और विद्वानों का अत्यंत सम्मान करते और अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। सर्वग्राम के पास एक अन्य राज्य था, भृगुपुर, जहां का शासक था राजा व्रजकेतु, एक क्रूर, चतुर और महत्वाकांक्षी राजा जो अपनी प्रजा का शोषण करता और पड़ोसी राज्यों पर नजर रखता था। वह धीरवर्मा के राज्य को हड़पना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। धीरवर्मा अब वृद्ध हो चुके थे और उनका पुत्र युवराज आदित्य अब युवा, परोपकारी और ज्ञानवान बन चुका था। आदित्य ने सभी राजकीय कलाएं सीखी थीं और अब उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना था। लेकिन ठीक उसी समय धीरवर्मा एक लंबी बीमारी से पीड़ित हो गए और कुछ ही महीनों में उनका निधन हो गया। आदित्य को राजा बना दिया गया। वह अपने पिता जैसा ही धर्मात्मा और नीति निपुण शासक निकला, लेकिन अब तक उसका विवाह नहीं हुआ था। रानी मां ने राजकुमारी की तलाश शुरू की। इसी बात का समाचार राजा व्रजकेतु को मिला। उसे अपनी बेटी चंद्रलेखा की याद आई, जो अत्यंत सुंदर लेकिन मासूम थी। अब उसके मन में एक घिनौना विचार आया। व्रजकेतु ने अपनी बेटी को एक कांच की रानी बनाने का निर्णय लिया, ऐसी रानी जिसके स्पर्श तक में विष हो। विष का खेल राजा व्रजकेतु अपनी बेटी को एक पुराने टूटे फूटे किले में बने गुप्त तहखाने में ले गया, जहां एक तांत्रिक आचार्य विशांत रहता था। यह स्थान सबके लिए अभिशप्त माना जाता था। वहां चंद्रलेखा को यह कहकर रखा गया कि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वहां विशेष उपचार होंगे। वह मासूम थी, पिता पर भरोसा कर गई। शुरुआत में उसे दुर्बल विषों का सेवन कराया गया, फिर धीरे धीरे उसे सांपों के विष, जहरीली जड़ी बूटियां और अमावस्या की रातों में किए जाने वाले तांत्रिक स्नान का हिस्सा बनाया गया। महीनों के बाद उसकी त्वचा कांच की तरह पारदर्शी और ठंडी हो गई, लेकिन उस कांच में जानलेवा जहर भरा था। उसकी सांस तक में मौत छिपी थी। इसके साथ ही उसे कामुक नृत्य, सम्मोहन कला और मंत्र विद्या भी सिखाई गई। 1 वर्ष बाद वह विषकन्या नहीं, एक कांच की रानी बन चुकी थी। शादी की साजिश व्रजकेतु ने आदित्य से संधि के बहाने अपनी बेटी से विवाह प्रस्ताव भिजवाया। आदित्य सरल हृदय था, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह से पहले रानी मां ने चंद्रलेखा से मुलाकात की और उसकी अद्भुत सुंदरता, कोमल आवाज और संस्कार देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। विवाह तय हो गया। बारात भृगुपुर पहुंची। विवाह स्थल दिव्य दीपों और मणियों से सजा था। मंच पर आदित्य बैठा था, उसके पीछे उसके गुरु सिद्धर्षि और उनका साथी, एक अजीब दिखने वाला नीली आंखों वाला उल्लू जो दिव्य शक्तियों से युक्त था। चंद्रलेखा जयमाला लेकर जैसे ही मंच पर पहुंची, सिद्धर्षि के उल्लू ने अजीब तरह से चीखना शुरू किया। जैसे ही चंद्रलेखा ने आदित्य की ओर देखा, सिद्धर्षि समझ गए यह कन्या सामान्य नहीं। राजा व्रजकेतु गुस्से से आग बबूला हुआ। उसने अपनी सेना से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सिद्धर्षि ने भूमि पर रेखा खींची और पूरी भृगुपुर सेना जड़ हो गई, जैसे समय थम गया हो। व्रजकेतु का शरीर कांप उठा। वह सिद्धर्षि के चरणों में गिर पड़ा। सिद्धर्षि ने कहा, जो बेटी की देह को विष का पात्र बनाता है वह राजा नहीं, राक्षस होता है। अंतिम मोड़ चंद्रलेखा का मन निर्दोष था, बस उसका शरीर विष था। सिद्धर्षि ने उसे कांच की मूर्ति से मुक्त किया, लेकिन उसके विष को हर लिया। अब वह सामान्य लड़की बन गई। आदित्य ने उसे अपनाया, प्रेम से, करुणा से। दोनों राज्य एक हो गए और कांच की रानी अब इतिहास बन गई। एक चेतावनी कि शक्ति का प्रयोग पवित्र उद्देश्य के लिए हो, छल और विष के लिए नहीं।